नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। इसके तहत पहला प्रश्न था कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के जिन 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उनमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? तो बिहार के 49 यानी कि 49 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि किस स्थान पर भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? तो जमशेदपुर झारखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है, हमने जानकारी दिया था वॉलमार्ट जो कि अमेरिकी कंपनी है, लगातार 10वां साल है जब वॉलमार्ट इसमें पहले स्थान पर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तमाम जानकारी हमने आपको दिया था। वॉलमार्ट लगातार 10वां साल इस सूची में पहले स्थान पर है और जो इस सूची के आधार पर टॉप 3 कंपनियां हैं उनमें एक है वॉलमार्ट जो कि अमेरिकी कंपनी, दूसरे स्थान पर सऊदी अरामको, ये सऊदी अरब की कंपनी है, तीसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड जो कि चाइना की कंपनी है। हालांकि भारतीय कंपनियों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सूची में टॉप 500 की सूची में 8 भारतीय कंपनियां शामिल थी। अच्छा, इसके तहत जो पहला स्थान भारत में मिला वो रिलायंस को मिला जो 88वें स्थान पर रही। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी कंपनियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी का जिक्र हमने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, एक जानकारी आपको दे दूं खास करके वैसे छात्रों को जो बिहार में आयोजित होने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है जनवरी से जुलाई 2023 तक के, और ये सभी प्रश्न तकरीबन 200 यहाँ पर प्रश्न है, ये वन लाइनर प्रश्न है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्नों का ही संग्रह इस वीडियो में किया गया है। तकरीबन 1.5 घंटे का ये वीडियो है। आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो चैनल पर अपलोड हुआ है आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के मंथली संग्रह की तलाश कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके तमाम मंथली वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों की हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि हाल ही में 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई है और ये कहाँ इसकी शुरुआत हुई है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। अच्छा, यहाँ पर इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रदर्शनी के आयोजन की हम बात करें तो इसका आयोजन 2 माह तक किया जाएगा। तो ऐसे में इसकी जो शुरुआत हुई 7 अगस्त 2023 को, जो कि 7 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजित होगी यहाँ पर बिहार संग्रहालय पटना में। अच्छा, यहाँ पर इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत समेत कुल 29 देशों ने भाग लिया है इस प्रदर्शनी में। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी बिहार संग्रहालय के बारे में आपको दे दूं। दरअसल अभी हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें आपको ध्यान रखना कि बिहार सरकार द्वारा 8 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सुरंग के लिए 542 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज करते होंगे, आई थिंक बहुत लोगों को तो हालांकि मालूम होगा कि बिहार संग्रहालय अलग है, पटना संग्रहालय अलग है। बिहार संग्रहालय इधर ही रिसेंटली बना है, लेकिन पटना संग्रहालय बहुत पुराना है। ठीक है। अच्छा, इसके स्थापना को भी लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं ये बताने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर हम चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे G20 सदस्य देशों के बारे में या फिर G20 के बारे में। ऐसे में एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि रिसेंटली भारत की अध्यक्षता के तहत यहाँ पर राजधानी पटना में G20 के तहत ही लेबर 20 या फिर L20 या फिर श्रम 20 का आयोजन किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आयोजन हुआ ये भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हुआ। भारत को जो G20 की अध्यक्षता मिली है ये इंडोनेशिया से मिली है, और आपको ध्यान रखना नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। और यहाँ पर जो L20 अर्थात श्रम 20 की बैठक आयोजित हुई पटना में, इसका आयोजन तिथि 22 से 23 जून 2023।
अर्थात ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इसका आयोजन हुआ सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में। अच्छा, इसका जो उद्घाटन किया गया ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, वहीं पर इसके थीम की बात करें तो इसका थीम था एक परिवार एक भविष्य। ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। G20 के बारे में हालांकि हमने आपको जानकारी भी दिया था कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है और 17वां G20 शिखर सम्मेलन का थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इंडोनेशिया के बाद इसकी कमान भारत को मिली। वर्तमान में भारत के पास G20 की कमान है, लेकिन भारत के बाद अब नवंबर 2023 में भारत के बाद आपको ध्यान रखना है ब्राजील को सौंपी जाएगी G20 की कमान या फिर इसकी अध्यक्षता। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से फिलहाल ध्यान रखिए। चलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार कैबिनेट ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक जो भी हाल ही में आयोजित हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, तो इसी के तहत यह प्रश्न निकलकर सामने आया है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, इसे 1 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर कर दिया गया है 2 लाख रुपए। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 8 अगस्त 2023 को अभी जो हमने पहले प्रश्न में जो जानकारी आपको दिया कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। दरअसल यहाँ पर मौत की बात हो रही है, अगर उनकी मौत होती है तो वैसी स्थिति में किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत होती है तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया मुआवजा राशि 2 लाख रुपए। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और भी है। दरअसल बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजनों को 1 लाख रुपए अब तक, और पूर्ण अपंगता पर यानी कि पूर्ण रूप से विकलांग यानी दिव्यांग होने पर 75,000 और वहीं पर आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपये बिहार सरकार द्वारा दुर्घटना अनुदान के रूप में दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर कर दिया गया क्रमशः 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपये। ये नवीनतम बैठक जो बिहार कैबिनेट की आयोजित हुई इसी से निकलकर ये सामने आई है। अच्छा, अभी पहले प्रश्न में हमने आपको जानकारी दिया, ये भी प्रश्न एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के जोड़ने वाले सुरंग के लिए अभी 542 करोड़ रुपए की स्वीकृति या फिर मंजूरी दी गई है। ये बिहार कैबिनेट की बैठक से जो एग्जाम पर्पज से जो चीजें निकलकर आई है वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीजें हैं, वो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मजदूरों की, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना कि मनरेगा मजदूर को लेकर एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी। दरअसल रिपोर्ट भी आई थी और यहाँ पर कुछ डेटा भी है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले दैनिक मजदूरी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल इसमें जो बढ़ोतरी हुई है तो इसी को लेकर यहाँ पर चीजें विस्तार से लिखी गई है। दरअसल बिहार और झारखंड में पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई है दैनिक मजदूरी में। दोनों अगर राज्यों की बात करें तो पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मजदूर के लिए जो दैनिक मजदूरी निर्धारित थी वो थी 210 रुपये, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए कर दिया गया 228 रुपये। यानी कि मनरेगा मजदूर की जो दैनिक मजदूरी यहाँ पर बिहार और झारखंड में निर्धारित है वो न्यूनतम मजदूरी है 228 रुपये। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि सबसे अधिक दैनिक मजदूरी किसी मनरेगा मजदूर की कहाँ पर है, तो हरियाणा में है 357 रुपये प्रतिदिन। वहीं पर अगर बात करें सबसे कम की तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम है महज 221 रुपये प्रतिदिन। ये तो रही बात मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी से संबंधित। हालांकि इसके अतिरिक्त एक रिपोर्ट आई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मई 2023 की एक रिपोर्ट है, तो इसके अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार के सभी 38 जिलों के प्रदर्शन की रैंकिंग में 86.17 अंक के साथ जमुई शीर्ष स्थान पर आता। यानी कि अगर हम बात करें मनरेगा मजदूरों को जो काम उपलब्ध कराया जाता है, इस मामले में कौन सा जिला बिहार में अव्वल है, तो इसमें सबसे आगे है जमुई, जो कि पहले स्थान पर 86.17 अंक के साथ है। उसके बाद क्रमशः मुंगेर, गया, पटना जो कि है 31वां स्थान पर, और खगड़िया सबसे अंतिम, आपको ध्यान रखना 38वें स्थान पर। टॉप 3 की बात करें तो जमुई, मुंगेर और गया, राजधानी पटना 31वें स्थान पर, और वहीं पे सबसे अंतिम स्थान जो मिला बिहार की 38 जिलों में, ये अंतिम स्थान अर्थात 38वां स्थान रहा खगड़िया जिला का। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि बिहार को 9 डिवीजन अर्थात 9 प्रमंडलों में बांटा गया है और इन्हीं 9 प्रमंडलों के अंतर्गत कुल 38 जिले हैं। अच्छा, इसको लेकर हमने कई बार आपको जानकारी भी दिया है। फिलहाल यहाँ पर हम आगे चलते हैं और मनरेगा के बारे में यहाँ पर जो जरूरी जानकारी है, इसकी शुरुआत कब हुई। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी मनमोहन सिंह सरकार के शासनकाल में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से।
हालांकि उस समय इसका नाम मनरेगा नहीं हुआ करता था, इसका नाम होता था नरेगा, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़कर इसे कर दिया गया था मनरेगा। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है, ये चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। कांग्रेस सरकार की एक पहल है, जो कि मनमोहन सिंह सरकार के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि प्रदान की है? हालांकि ये वित्तीय राशि पहले चरण के तौर पर दी गई है। ऐसे में इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। अच्छा, यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत ने श्रीलंका में आधार जैसी योजना, जिसका नाम है यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, तो इसके लिए 45 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यह इस प्रोजेक्ट का महज 15% है और ये 45 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में जारी की है भारत ने श्रीलंका में इस प्रोजेक्ट के लिए, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। जिस प्रकार से भारत में आधार जो मतलब संचालित है आम आदमी की पहचान के लिए, उसी प्रकार से श्रीलंका में इस प्रकार की एक योजना है। इसी के लिए आपको ध्यान रखना 45 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। दरअसल श्रीलंका के डिजिटलीकरण की दिशा में यह एक अहम योजना है, जिसकी फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इसी के तहत ये पहली किस्त के तहत महज 15% की राशि जारी की गई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और भी है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका सरकार अपने नागरिकों की बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी को इकट्ठा करेगी, जिस प्रकार से भारत में आधार योजना के तहत होती है। ठीक है, ये सारी बातें हालांकि आप लोगों को मालूम भी होगा। तो ये योजना के लिए अभी हाल ही में श्रीलंका की मतलब फंडिंग कर रहा है भारत। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु में कहां पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है आदिच नल्लूर, तमिलनाडु, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अगस्त 2023 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के आदिच नल्लूर में एक पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी है। आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अच्छा, इस संग्रहालय की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना ये किस नदी के तट पर यह पुरातात्विक स्थल है जहां पर इसकी आधारशिला रखी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह थमिराबरानी नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। थमिराबरानी एक नदी है, इसी के तट पर यह अवस्थित पुरातात्विक स्थल है जहां पर यह पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। दरअसल आदिच नल्लोर उन 5 पुरातात्विक स्थलों में एक है जिसे कि केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि जो केंद्रीय बजट था जिसमें 5 स्थलों को प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, उनमें से तमिलनाडु का ये आदिच नल्लोर भी शामिल था। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर विकल्प नंबर सी पर जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोझिकोड केरल। कोझिकोड केरल के बारे में बताया था हमने। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला महिला पुलिस थाना खोला गया था। आप सबको मालूम होगा, कई बार हमने ये जानकारी आपको दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला है 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 7 अगस्त 2023 को रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि उन्हें गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दिया था। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको विस्तार पूर्वक समझना है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि हाल ही में 7 अगस्त 2023 को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की। अच्छा, अगर हम बात करें कि मृत्यु की, तो मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 को, आज़ादी से पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों में हम बात करें तो उन्हें गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी से प्राप्त हुआ था, और वहीं दूसरी ओर गांधी जी को महात्मा कहकर इन्होंने ही संबोधित किया था। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की कि उन्हें गुरुदेव की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को यानी कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो वो दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो दोनों स्थिति में मतलब एक दूसरे का ये पूरक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और वहीं पर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया था, तथा गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का राजकुमार कहा था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की हम बात कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तथा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहकर संबोधित किया था। अच्छा, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ये ध्यान रखें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अच्छा, यहाँ पर जितने भी प्रश्न ये बुलेट में पॉइंट में आप देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं।
अच्छा, वहीं पर अगले पॉइंट की हम बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को दो देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया है, एक तो भारत ने और वहीं पर दूसरी ओर बांग्लादेश ने। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1913 में। एक बार पुनः यहाँ पे बता दूं, ये सभी पॉइंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो आप यहाँ पर विकल्प नंबर सी में देख रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, यहाँ से भी प्रश्न बना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी थोड़ा सा समय लेकर यहाँ पर आपको दे दूं। वैसे छात्र जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो एग्जाम आपका आयोजित होना है 30 सितंबर 2023 को, तो आप इस कोर्स को बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें फिलहाल इस कोर्स में आपको उपलब्ध कराई गई है। अच्छा, यहाँ पर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है, BM100 का, तकरीबन 50% का डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि सर अगर अभी हम 69वीं के लिए इस कोर्स को परचेज करेंगे तो क्या ये 70वीं के लिए वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। अभी आपके पास ऑफर है, आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ये जो है ये 70वीं के लिए जब ये कोर्स अपग्रेड होगा तो उसके लिए भी ये आपको हेल्प करेगा, यानी यही कोर्स 70वीं में अपग्रेड हो जाएगा। तो अभी एक ऑफर है, अभी आप ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके। और इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी संचालित है, ऑनलाइन टेस्ट है और सभी टेस्ट का सॉल्यूशन का आपको PDF भी दिया जाता है। तो आप लोग जो भी इच्छुक हैं ज्वाइन कर सकते हैं इस बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि राजस्थान। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों के बारे में हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दिया गया है, यानी कि इसके गठन का मतलब मंजूरी पूर्ण रूप से दे दिया गया। ऐसे में यहाँ पर यह ध्यान रखें यह बोर्ड किस प्रकार के कार्य करेगा, उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया, किस उद्देश्य से इसके गठन किया गया है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे यह बोर्ड जोगी योगी नाथ जाति वर्ग के समस्याओं को चिन्हित कर प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। इस लिहाज से इस बोर्ड का गठन किया गया है। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से। आई होप कि आप इसे यहाँ पर याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे इस बोर्ड में, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और इसके 3 सदस्य। अच्छा, यहाँ पर देखिए राजस्थान की बात हो रही है तो ऐसे में राजस्थान को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था हाल ही में कि राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इनका नाम है नूर शेखावत। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर की बात हुई तो ऐसे में हाल ही में बिहार की प्रेमचंद रंगशाला जो कि पटना में अवस्थित है, यहाँ पर 14 जुलाई 2023 को किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था। अच्छा, 14 जुलाई वही तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी इसरो द्वारा। वर्तमान में इसरो के जो प्रमुख हैं ये हैं एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वे थे पी वीरा मुथुगल। इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय हाल ही में सबसे कम उम्र के तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम है अदिति स्वामी। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि इस प्रश्न के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने आपको जानकारी दिया था, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न थोड़ा सा अलग है, हो सकता है इस प्रकार से भी पूछे जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर पुनः शामिल किया। अच्छा, यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बात करें हम तो भारत की 17 साल की अदिति स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड महिला फाइनल मुकाबले में मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को हराकर आपको ध्यान रखना कि सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन बनी है। इनका नाम क्या है, तो एग्जाम में यही पूछे जा सकते हैं, तो अदिति स्वामी। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो इस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी ये बनी है, जिनका नाम है अदिति स्वामी। वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य कुल 4 पदक अपने नाम किया। यहाँ पर पदकों की सूची को आप देख सकते हैं, जो कि अगर हम बात करें महिला व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक अदिति गोपीचंद स्वामी ने अपना नाम किया। इनका पूरा नाम है अदिति स्वामी का अदिति गोपीचंद स्वामी। अच्छा, यहाँ पर दूसरा पदक जो मिला पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक ये ओजस परवीन देवताले को मिला। और वहीं बात करें महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में कांस्य पदक की तो ज्योति सुरेखा वेन्नम को मिला।
अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और भी है जो कि मिक्स्ड वाला है कि ज्योति सुरेखा वेन्नम और इसके अतिरिक्त परिणीत कौर साथ ही साथ अदिति गोपीचंद स्वामी महिला कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये 4 पदक भारत को मिला है यहाँ पर इस प्रतियोगिता में। अच्छा, यहाँ पर इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ चीजें जो हमने आपको कल वाले वीडियो में बतलाया था वो देख लेते हैं। जैसे कि यह विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन हुआ, ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया था। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि इस विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था ये 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक किया गया था। कहाँ पर? तो बर्लिन, जर्मनी में। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चर्चा किया कि भारत पहली बार इस विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के पदक तालिका में पहले स्थान पर है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत को पहला स्थान मिला है। भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। कुल मिला के भारत को 4 पदक मिला। और वहीं पर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य, कुल मिला के 3 पदक के साथ। वहीं पर हम मेजबान देश जर्मनी की बात करें तो मेजबान देश जर्मनी 1 स्वर्ण और 1 रजत, कुल मिला के 2 पदक हासिल किया और तीसरे स्थान पर रहा। तो ये सारी जानकारी ये विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप से संबंधित आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा वैभव तनेजा, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अर्थात विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि एलन मस्क की स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने अपने नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के रूप में भरतवंशी वैभव तनेजा को नियुक्त किया है। यानी कि नए जो CFO नियुक्त हुए हैं उनका नाम है वैभव तनेजा। अच्छा, यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है, वैभव तनेजा अब तक अकाउंट डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे। बतौर CFO जो उनकी नियुक्ति हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने मौजूदा CFO जाजरी किरखोर्न का स्थान लिया है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट है एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है कि मई 2023 में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर या फिर दूत नियुक्त किया था। और वहीं पे अगला पॉइंट ये भी है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा 3 मई 2023 को अगले 5 वर्ष के लिए विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। अच्छा, बहुत लोग आप लोग शिकायत करते हैं कि सर आप चीज़ों को बहुत फास्ट पढ़ते हैं। दरअसल कंटेंट ही इतना होता है कि हम धीरे धीरे आसान तरीके से, मतलब एकदम रिलैक्स होके नहीं पढ़ा सकते। अगर हम ऐसा पढ़ाने लगे आपको तो वीडियो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा। इसलिए हमारा यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक कंटेंट को हम यहाँ पर सम्मिलित करें, यानी कि आप कम समय में बहुत सारा चीज़ें सीखें। बस इस प्रकार का आप आदत बनाएं कि इस तरह से तेजी से आप पढ़ पाएं। ठीक है, तो समय का बचत होगा और बेहतर चीज़ें आप सीखेंगे। इस सीरीज की यही विशेषता है कि हमारा यही प्रयास होता है कि करंट अफेयर्स के साथ और साथ जो पीछे आप पढ़े हैं उसका रिवीजन होता रहे, स्टैटिक पोर्शन भी आपका मजबूत हो। इसलिए यहाँ पर हमें मजबूरन इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ता है या फिर फास्ट आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई शिकायत होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अच्छा, आज के इस वीडियो के हम लाइक का टारगेट आपको दे रहे हैं 1000 का। अगर आपको लगे कि सच में ये वीडियो से आपकी हेल्प होती है या फिर इस श्रृंखला से हेल्प होती है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO द्वारा किस देश को ट्रिकोमा रोग को खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में चिन्हित किया गया है? ट्रिकोमा या फिर ट्रेकोमा भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए यानी कि इराक। इराक इस प्रकार से आपको ध्यान रखना 18वां देश बना है जो WHO द्वारा ये चिन्हित किया गया 18वें देश के रूप में इसे समाप्त करने के मामले में। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में हम विस्तार से बात करें तो ट्रेकोमा जो है ये आंख से संबंधित एक रोग अर्थात डिजीज है। अच्छा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रेकोमा को स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में चिन्हित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला या फिर इसका उन्मूलन करने वाला 18वां देश बना है कौन? तो इराक। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि इसके लिए इराक में इसके उन्मूलन के लिए 2012 में राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी का परिणाम है कि जो अभी हाल ही में इराक में ये ट्रेकोमा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, ट्रेकोमा को समाप्त करने वाले जो अन्य 17 राज्य हैं इससे पहले उनमें कौन कौन है? आप यहाँ पर वो सभी का नाम देख सकते हैं, बेनिन, कंबोडिया, चीन, गाम्बिया, घाना, ईरान, लाओस, मलावी, माली, मैक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, टोगो और वानुआतु। ये सभी 17 देश हैं जो कि अब तक ट्रेकोमा को अपने देश में पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को लेकर। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC का अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर होगा संजय कुमार अग्रवाल, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात CBIC का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, उन्होंने किनका स्थान लिया है ये ध्यान रखना। उन्होंने 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त हुए विवेक जौहरी का स्थान लिया है, यानी कि यहाँ जो विकल्प नंबर सी में आप देख रहे हैं उन्होंने विवेक जौहरी का स्थान लिया है संजय कुमार अग्रवाल ने। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, जो लोग क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आप लोग ध्यान रखिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके करंट अफेयर्स से जो सेक्शन है वहाँ पर एप्लीकेशन पे उस पर क्लिक करके आप निःशुल्क इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2022 से अब तक का, 2021 का भी हालांकि मिल जाएगा, 2022 का भी पूरा का पूरा क्विज यहाँ पर आपको मिलेगा, 2023 का भी यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके लिए कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता आपको एप्लीकेशन पे नहीं है। हजारों छात्र यहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज को अटेंड कर रहे हैं, तो आप भी क्विज को अटेंड कीजिए और यहाँ पर अपनी तैयारी का आकलन आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि हॉकी इंडिया ने हाल ही में किस देश के हरमन क्रूइज को राष्ट्रीय टीमों का नया कोच नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीदरलैंड। अच्छा, यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि हॉकी इंडिया ने इस वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले FIH पुरुष और महिला जूनियर विश्व कप के लिए नीदरलैंड के हरमन क्रूइज को राष्ट्रीय टीमों का कोच नियुक्त किया है। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये FIH आखिर होता क्या है? अच्छा, इसको स्पेनिश या फिर फ्रेंच में जो कहा जाता है ये कहा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, अर्थात इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसी प्रतियोगिता के लिए इसमें जो वर्ग है महिला और पुरुष वर्ग दोनों के लिए नीदरलैंड के हरमन क्रूइज को राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये प्रतियोगिता की हम बात करें तो ऐसे में ध्यान रखेंगे, पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष जूनियर वर्ग जो विश्व कप है ये 5 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक 5 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक कोलंबपुर मलेशिया में आयोजित किया जाएगा, जो कि मलेशिया की राजधानी कोलंबपुर, यहीं पर इसका आयोजन होगा पुरुष वर्ग का। और वहीं पे महिला वर्ग की हम बात करें तो जबकि महिला जूनियर विश्व कप 29 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक सेंटियागो चिली में खेला जाएगा। तो दोनों प्रतियोगिता जब आयोजित होगी यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम आपको विस्तार पूर्वक अवश्य बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम की अगुवाई किनके द्वारा की जाएगी, किन्हें इसकी कमान सौंपी गई है? तो राइट आंसर होगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने टोक्यो 2020 में भारत को जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक दिलाया था। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से बात करें तो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम की अगुवाई नीरज चोपड़ा द्वारा की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 19 अगस्त से होने वाले इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 28 सदस्यीय टीम इसमें भाग लेगी, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये प्रतियोगिता जब आयोजित होगी जो भी मेडल भारत को मिलेंगे, जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे तो हम आपके साथ जरूर प्रश्न के रूप में से साझा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और जो जानकारी हमने आपको इस कोर्स के बारे में दिया आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके BM100 का। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। 3 प्रश्न है आज पुनः से। 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों की झांकी निकाली जाएगी? दूसरा प्रश्न है कि भारत के कैबिनेट सचिव निम्नलिखित में से या फिर भारत के कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, बताएं कि इस वर्ष कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया है? सभी प्रश्नों की जानकारी विस्तार पूर्वक आपको पिछले वीडियो में दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पूर्वक वहां पर जानकारी लिखिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।